So, hello everyone. Today we are going to do the second problem of accounting equation and second problem of accounting equation को करेंगे। कुछ transactions है जो कि अलग अलग तरीके से जिसका practical होगा उनको हम try करेंगे and आज हम इसकी equation बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दिया था कि आपके पास ना ओपनिंग बैलेंस दिया गया है। ठीक है, आपके पास कैश दिया गया है, बैंक दिया गया है, स्टॉक दिया गया है, डेटर्स दिए गए हैं और आपके पास क्रेडिटर्स दिए गए हैं और आपके पास आपकी कैपिटल भी दी गई है। तो हम क्या करेंगे, वन बाय वन इन सभी को इनकी जगहों पर लिखेंगे। एसेट्स की जगहों पर सारी एसेट्स लिखेंगे, कैपिटल की जगह पर कैपिटल लिखेंगे और लाइबिलिटी के अंदर जितने क्रेडिटर्स हैं उनको लिखेंगे। सो फर्स्ट स्टेप हमारा यही रहेगा। अब अब हमारे पास जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कि आपने परचेज करी है गुड्स फॉर कैश ₹15,000 एंड ऑन क्रेडिट फॉर 10,000। इसका क्या मतलब होता है कि आपने ना गुड्स आए हैं आपके पास, दैट इट मीन आपका स्टॉक इंक्रीज हुआ है। और स्टॉक अगर इंक्रीज होगा, अगर आपने कोई चीज़ ली है तो आप उसके बदले में पेमेंट भी करोगे। पेमेंट किसकी फॉर्म में करोगे? इन द फॉर्म ऑफ कैश, जो कि यहाँ लिखा है कि 15,000 का हमने जो माल लिया है वो कैश पे लिया है और जो 10,000 का जो माल लिया है वो हमने क्रेडिट पर लिया है। तो हमारे पास 15,000 और 10,000 25,000 का सामान आ गया। 15,000 जो है वो हमने कैश में दिया, ठीक है, जिससे कि कैश हमारा रिड्यूस हो जाएगा, ये इफेक्ट आएगा अकाउंटिंग इक्वेशन में। और सेकंड वन, जो 10,000 का माल जो हमने नेक्स्ट लिया था उसके हमने पैसे नहीं दिए बल्कि क्रेडिट में लिया। और जब भी हम कोई माल क्रेडिट में लेते हैं तो हमारे क्रेडिटर्स बन जाते हैं। तो 10,000 के हमारे क्रेडिटर्स बन जाएंगे जो लाइबिलिटी होगी और 15,000 की हमारे पास क्या आ जाएगा, 15,000 का हमारे पास से कैश चला जाएगा और टोटल जो गुड्स होगी, स्टॉक जो होगा वो हमारे पास 25,000 का होगा। ठीक है जी, जैसे यहाँ पे देखो कैश हमारा 15,000 से कम हो गया क्योंकि हमने इसकी पेमेंट करी थी गुड्स की, 15,000 की गुड्स की, और टोटल गुड्स हमने 25,000 की लिए, 15 और 10 25 किए, और हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी 10,000 से जो कि थी क्रेडिटर्स, क्योंकि 10,000 का सामान जो था हमने वो क्रेडिट पर लिया था। अब नेक्स्ट इक्वेशन देखो, नेक्स्ट क्या बोलता है कि गुड्स कॉस्टिंग 20,000 रुपये सोल्ड करी 20% प्रॉफिट पे एंड हाफ द अमाउंट इज रिसीव्ड इन कैश। देखो आपने क्या किया है, गुड्स को सोल्ड कर दिया, दैट इट मीन सेल किया। गुड्स जब सोल्ड होगी तो गुड्स आपके पास नहीं रहेगी, गुड्स आपकी बिजनेस से चले जाएंगी, दैट इट मीन स्टॉक आपके पास कम हो जाएगा। कितने से कम हो जाएगा? 20,000 से कम हो जाएगा। बट 20,000 से कम तो होगा, बट आपने वो सोल्ड करी है एट 20% प्रॉफिट। ठीक है, 20,000 का 20% हुआ 4,000। तो मतलब आपने जो सेल करी वो किया आपने 24,000 पे, बट आपका जो माल था वो था 20,000 का। तो स्टॉक आप रिड्यूस करोगे 20,000 से और कैश आपके पास आ जाएगा 24,000 का। अब जो आपने 4,000 रुपये पैसा आपके पास है ना, वो 4,000 रुपये है प्रॉफिट आपका। बट मैंने आपको कहा कि 24,000 लिखेंगे हम कैश, बट ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हाफ द अमाउंट इज रिसीव्ड इन कैश। सिर्फ आपको 24,000 का हाफ अमाउंट ही रिसीव हुआ है कैश में। इसको ऐसे देखते हैं, जैसे कि आपके पास क्या है, आपने 20,000 का जो स्टॉक था, ये आपके पास स्टॉक था 20,000 का। ठीक है, 20,000 का जो स्टॉक है ये आपने कितने में सेल कर दिया? 24,000 में सेल कर दिया, क्योंकि आपने इसको 20% के प्रॉफिट आपने इसमें ऐड किया था 20%, और ये 24,000 का दिया आपने। ठीक है, तो स्टॉक आपका कम हो जाएगा और आपके पास पैसे आ जाएंगे। बट इन्होंने बोला कि हाफ ही रिसीव हुआ कैश में, हाफ अमाउंट इन कैश, रिसीव्ड इन कैश। ठीक है, समझ लीजिए। तो अब क्या होगा, हाफ इसका कितना हुआ? 12,000। तो सिर्फ 12,000 हुआ कैश में रिसीव, और 12,000 अगर कैश में रिसीव हुआ दैट इट मीन कैश जो एसेट है वो बड़ी हो जाएगी 12,000 से। बट साइमल्टेनियसली जो 12,000 है उसके क्या बन जाएंगे? डेटर्स, क्योंकि जब भी हम माल उधार पे बेचते हैं तो हमारे डेटर्स बन जाते हैं। तो उसी तरीके से हमने यहाँ पे भी किया कि हमने 12,000 रुपये कैश ऐड किया। ठीक है, हमने 20,000 का सामान बेचा और साथ ही साथ 12,000 का क्रेडिट पे बेचा, तो 12,000 के डेटर्स हो गए एंड 4,000 रुपये का प्रॉफिट। क्योंकि जो भी इनकम्स होती है वो कैपिटल को इंक्रीज करती है, क्योंकि मेनली बिजनेस तो ऐसी है, बट
हो किसके लिए रहा है, सिर्फ ओनर के लिए हो रहा है। ओके, अब हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट इक्वेशन पर। नेक्स्ट इक्वेशन है बैड डेट्स। आपको पता है बैड डेट्स क्या होते हैं, एक्सपेंस होते हैं। बैड डेट्स क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपेंस होते हैं। तो जब भी कोई एक्सपेंस होता है ना, तो क्या होता है, आपका कट जाते हैं, पैसे कट जाते हैं, आपकी लाइबिलिटी, आपकी सॉरी कैपिटल डिक्रीज हो जाती है। और साथ ही साथ बैड डेट्स कैसे बनते हैं, जब आपने किसी पर्सन को, कोई एक पर्सन है उसको उधार पे माल बेचा होगा, वो आपका डेटर बना होगा, और जब उस डेटर ने पैसे नहीं दिए होंगे तो वो आपका बैड डेट्स बना होगा। मतलब पहले आपके पास 32,000 के डेटर्स थे, बट पता चला कि 2,000 के जो डेटर्स है ना, जिसके हमको 2,000 आना था, वो उसने दिए ही नहीं, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, अब बैड डेट्स बन जाएगा। तो यहाँ पे ये कितना हो गया, 30,000 रुपीज़ हमारे टोटल डेटर्स हो गए। और जब भी कोई एक्सपेंस होता है, जब भी डेटर्स आते हैं, तो वो हमारी किसको करते हैं, कैपिटल को कम करते हैं। क्यों करते हैं, अब देखो कैपिटल आपने लगाई है, मान के चलो आपने बिजनेस में लगाया है कुछ पैसा, ठीक है। अब आपको पता है कि मेरे एसेट्स है जिसमें से कि डेटर्स है, मैंने उसको सामान बेचा है, उससे मुझे 2,000 आने हैं। बट कैपिटल एक मेनली बता रहा है ना क्लासिफिकेशन कि कहाँ कहाँ पैसा लगा है। अब पैसा जहाँ लगा था वहाँ से आना नहीं है, तो सीधी तौर पर वो आपकी कैपिटल को ही डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है कि हमने क्या किया है, कैश स्टोलन अवे, कि कैश ले गए, चुरा दिया गया, तो कैश कम हो जाएगा, साथ ही साथ क्या हो जाएगा, आपके पास कैपिटल भी कम हो जाएगी। तो 7,000 से कैश कम हो जाता है और 7,000 से आपकी कैपिटल कम हो जाती है। अब न्यू इक्वेशन बन करके ये आ जाती है। फिर अगला जो ट्रांजेक्शन है कि आपने अमाउंट रिसीव किया है बाय चेक फ्रॉम द डेटर्स। आपके कोई डेटर्स थे, उन्होंने आपको चेक के थ्रू क्या कर दिया है, अमाउंट दे दिया है। तो आपका बैंक बैलेंस बड़ा हो जाएगा, जो डेटर्स थे वो डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि उनकी जो लाइबिलिटी वो खत्म हो जाएगी अब, ठीक है, और वो आपके एसेट्स नहीं रहेंगे। अब न्यू इक्वेशन बन करके ये तैयार आ जाती है। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कि पेड टू क्रेडिटर्स। आपने क्रेडिटर्स, जो आपके क्रेडिटर्स जिनसे आपने उधार में माल लिया था, उनको आपने पेमेंट कर दी। अब आपकी लाइबिलिटी नहीं रही, वो आपने चेक से कर दी, तो लाइबिलिटी खत्म हो गई 10,000 से, साथ ही साथ कैश भी गया क्योंकि लाइबिलिटी खत्म हो गई। अब न्यू इक्वेशन बन करके ये तैयार आती है। फिर नेक्स्ट इक्वेशन है कि गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, कितने की, जिसका कॉस्ट प्राइस था 8,000, बट आपने वो कितने में सोल्ड कर दी, 10,000 पे। तो देखो जब भी आपके पास आपने सेल करा, सेल कितने पे करा, आपने 10,000 पर सेल करा है, बट उसका कॉस्ट प्राइस था 8,000 रुपये। दैट इट मीन आपने 2,000 रुपये का प्रॉफिट, और प्रॉफिट और एक्सपेंस, प्रॉफिट इंक्रीजेज द कैपिटल एंड एक्सपेंस डिक्रीजेज द कैपिटल। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी देखो आपके पास क्या हो गया, 8,000 की गुड्स चले गई, 10,000 का आपके पास सॉरी पैसे नहीं आए क्योंकि आपने वो क्रेडिट पे सोल्ड करी। 10,000 की आपके पास डेटर्स बन गई और 2,000 का आपके पास प्रॉफिट आ गया। तो ये थी ये ट्रांजैक्शन। अब हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे मूव ऑन करेंगे। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कि गुड्स विड्रॉ करी गई पर्सनल यूज़ के लिए। जैसे कि किसी का बिजनेस है, वो अपने ही बिजनेस से विड्रॉ कर देता है, तो एक तो उसकी एसेट कम हो जाती है, ठीक है, साथ ही साथ जो कैपिटल इन्वेस्ट करी गई है वो भी कम हो जाती है। सॉरी तो हमारे पास क्या हो गया, हमारी एसेट कम हो गई, ठीक है, या और साथ ही साथ आपका कैपिटल भी कम हो जाती है। फिर नेक्स्ट आती है रिसीव कमीशन। रिसीव कमीशन करोगे तो कैश की फॉर्म में करोगे, कैश इंक्रीज होगा, और एक्सपेंसेस आपकी कैपिटल को कम करते हैं, और आपके पास जो इनकम्स होती है वो आपकी कैपिटल को बढ़ा देते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी कैपिटल बढ़ जाएगी। न्यू इक्वेशन ही आ जाती है। लास्ट जो है आपके पास, लास्ट है कि आपका जो है इंटरेस्ट अलाउ किया गया है कैपिटल पर। देखो कैपिटल क्या होती है, कोई एक बिजनेसमैन है, वो एक बिजनेस को क्या करता है, पैसे देता है, ठीक है, उसमें इन्वेस्टमेंट्स करता है, से रुपीज़ 10 लाख की करता है या 10,000 की करता है, सिंपली, है ना। तो अब क्या होता है कि ये क्या होती है, जैसे ये इंटरनल लाइबिलिटी होती है, और जैसे क्रेडिटर्स आपकी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ हुई, बैंक वगैरह वहाँ से लोन लिए तो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ उसको इंटरेस्ट पे करती है। तो सेपरेट एंटिटी के हिसाब से जो आपका ओनर है वो भी एक लाइबिलिटी है, उन्होंने कैपिटल दी गई है, इंटरनल लाइबिलिटी उसके ऊपर भी इंटरेस्ट जाएगा, तो वो उस इंटरेस्ट
को क्या कर देते हैं, उसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। बेशक वो ये सिर्फ बोलने की बातें हैं, होता नहीं है कि कैश की फॉर्म में वो इंटरेस्ट को दिया जाता है, मेनली कहा जाता है। तो अगर इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट होगा तो वो उसमें हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। बट ये दिया नहीं जाता है और इसको एक एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है, तो हम इसको साथ ही साथ साइमल्टेनियसली माइनस भी कर देते हैं। या आप ये भी देख सकते हो कि पैसा ना डिक्रीज होता नहीं है। सो इन ऑर्डर टू जस्ट शो कि सेपरेट एंटिटी को फॉलो किया जा रहा है, रूल्स को फॉलो किया जा रहा है, हम इसको ऐड करते हैं। बट नीदर एनी एक्सपेंस हैज हैपन, तो हम इसको माइनस भी कर देते हैं क्योंकि इसको कट करने के लिए। या आप ये देख सकते हो कि एक्सपेंस, चलो हमने एक्सपेंस किया, आपका इंटरेस्ट दिया किसी को तो एक्सपेंस हो गया। अब एक्सपेंस जो होते हैं वो सारे क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, बट कैश में नहीं होता क्योंकि कैश में वो दिया ही नहीं जाता है। साथ ही साथ अगर हमारी कैपिटल कम होगी, दैट इट मीन उसको जो ओनर है उसको इंटरेस्ट गया भी होगा, तो हम उसको ऐड कर देते हैं जिसका इफेक्ट नील हो जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी पहले इसको हमने माइनस किया है, शोइंग एज दैट इट इज़ एन एक्सपेंस, और फिर ही हमने इसको प्लस भी कर दिया है बिकॉज ये इंटरेस्ट है तो ये इनकम भी है। इसी तरीके से हमारे पास जो हमारी कैपिटल है वो स्टिल 1 लाख बचती है, और हमारे जो क्रेडिटर्स है वो 10 लाख बचते हैं। एंड दीज ऑल आर अदर एसेट्स विच द बिजनेस हैज। तो इसका मतलब है कि जो कंपनी है, कंपनी के पास क्या है, 1,10,000 है जो उसमें इन्वेस्ट हुए हैं, और वो 1,10,000 रुपये कुछ इस तरीके से इन्वेस्ट हुए हैं। इसमें कुछ इस इन्वेस्ट हुए हैं, कुछ इसमें बैंक में है, कुछ कैश की फॉर्म में, कुछ फर्नीचर्स की फॉर्म में, कुछ स्टॉक की फॉर्म में। तो इस तरीके से ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बन करके तैयार हो जाती है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स ऑफ इट, है ना। सो थैंक यू सो मच।